Recording in progress. तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है द थायराइड ग्लैंड एंड फेरिंग्स। आउटलाइंस ये हैं कि हम थायराइड ग्लैंड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे, जैसे कि उसकी एनाटॉमी, लोकेशन, रिलेशन, स्ट्रक्चर, कैप्सूल के बारे में हम एक दफा जिक्र कर चुके हैं इसका फेशियास के साथ। आज हम प्रॉपर देखेंगे कि ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल में डिफरेंस क्या है, इसके फंक्शंस पे थोड़ा सा एम्फेसाइज करेंगे, इसके हार्मोन्स कौन से ये देखेंगे, और क्लिनिकल फीचर्स जो डिजीजेस में आते हैं यानी कि क्लिनिकल कोरिलेशन इसकी न्यूरोवेस्कुलर सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज को देखेंगे। इसके साथ साथ फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, फेरिंग्स है क्या, इसके पार्ट्स कौन से हैं, इसके मसल्स कौन से हैं, इसमें क्या स्पेशल स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैं, इसकी इनर्वेशन और वेस्कुलेचर के बारे में, और टॉन्सिल्स का ओवरव्यू एक लेंगे। और पैलेटाइन टॉन्सिल्स क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वैसे भी क्लिनिकल एस्पेक्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे ज्यादा हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड एक एंडोक्राइन सिस्टम का एक पोर्शन है जो कि नेक की फ्रंट पे लोकेटेड है, और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने में इसका बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, यानी कि ये अपनी स्क्रीशंस के थ्रू बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लोकेशन में मौजूद है, और वो एनाटॉमिकल लोकेशन है फ्रंट ऑफ नेक, यानी नेक के बिल्कुल फ्रंट पे, ट्रैकिया के सामने मौजूद है। और अगर हम बोन्स एंड फेशियाज वाले लेक्चर को रेफर करें, उसके हिसाब से बात करें, तो ये जो विसरल कंपार्टमेंट ऑफ नेक है ये उसके अंदर मौजूद है। तो जैसे मैंने कहा कि एनाटॉमिकल लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बिल्कुल फ्रंट ऑफ नेक पे मौजूद है। तो अगर वर्टिब्रीज के हिसाब से देखा जाए तो C5 से लेकर T1 वर्टिब्रीज के दरमियान इसका एक्सटेंट है। ठीक है, यानी कि इस रीजन के पीछे अगर हम वर्टिब्रीज के हिसाब से देखें तो सर्वाइकल वर्टिब्रा 5 अप टू थोरेसिक वर्टिब्रा फर्स्ट ये सिचुएटेड है। और इसका जो इस्थमस है यानी पोर्शन जो उसकी वो ट्रैकियल रिंग्स के हिसाब से सेकंड से लेकर फोर्थ ट्रैकियल रिंग के में मौजूद है। ठीक है, अगर ग्लैंड का लेवल देखें तो C5 से T1 वर्टिब्रा के दरमियान है, अगर इस्थमस का लेवल देखें तो वो सेकंड से फोर्थ ट्रैकियल रिंग के दरमियान है। जैसे मैंने बात की एनाटॉमिकल लोकेशन, विसरल कंपार्टमेंट Recording in progress. बैक साइड ऑफ नेक में एक्सटेंड करती है, यानी इनकी डायरेक्शन ऐसे है कि ये सुपीरियर वाला पोर्शन जो है ये लेटरली एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, और इंफीरियर पोर्शन जो है ये मीडियली पॉइंट कर रहा होता है। कुछ लोगों में थर्ड लोब भी मौजूद होती है, और एक नैरो पोर्शन जो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड इस्थमस। जैसे मैंने कहा कुछ लोगों में एक थर्ड लोब भी मौजूद होती है जो अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होती है, यानी कि हेड बोन की तरफ डायरेक्टेड होती है। और ज्यादातर जब भी थर्ड लोब ये छोटा सा पोर्शन मौजूद होगा तो ये बड़े वाली लेफ्ट लोब में से आएगा। ठीक है, छोटी सी प्रोजेक्शन होगी, अगर इसको हम पैरामिडल लोब कहेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी पैरामिड शेप है। ठीक है, पैरामिडल लोब होगी, जब ये मौजूद होगी तो ज्यादातर ये लेफ्ट लोब की ही एक्सटेंशन होगी। इसके बाद इसके एनाटॉमिकल रिलेशंस हैं। एनाटॉमिकली थायराइड जहां लोकेटेड है वहां पर उसके आगे इंफ्राहियोइड मसल्स लाई करते हैं, यानी वो मसल्स जो नेक में हेड बोन से नीचे सिचुएटेड है, जिसमें स्टर्नोथायरॉइड है, ओमोहयोइड की सुपीरियर बेली है, और स्टर्नोहयोइड है, यानी कि जो हमारे इंफ्राहियोइड या टॉस मसल्स हैं उनमें से ये मसल्स स्पेसिफिकली थायराइड ग्लैंड से आगे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, लेटरल साइड पर इसके कैरोटिड शीथ मौजूद है। अगर आप रिकॉल करें तो विस्ट्रल कंपार्टमेंट के साथ हमारे पास वस्कुलर कंपार्टमेंट मौजूद था, तो विस्ट्रल कंपार्टमेंट के जो कंटेंट है उनके लेटरल रिलेशन में वेस्कुलर कंपार्टमेंट की चीजें आती हैं।
जैसे कि कैरोटिड शीथ, उसके अंदर की कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जगुलर वेन और वेगस नर्व। मीडियली अगर बात करें, मीडियल रिलेशन को पढ़ने से पहले ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि थायराइड जो है वो इस तरह सिचुएटेड है, ठीक है, ट्रैकिया के आगे इस तरह मौजूद है। तो जो मीडियल रिलेशन की बात करेंगे वो यहाँ जो यानी येलो से शो किया, वो इस तरह मीडियल रिलेशन है, यानी कि दरमियान में इनके, ठीक है। तो विस्ट्रास भी हैं और नर्व्स भी हैं, लैरिंग्स है, फेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ईसोफेगस है, उसके अलावा एक्सटर्नल लैरिंजियल और रिकरेंट लैरिंजियल नर्व्स हैं। ये जो नर्व्स हैं दोनों, ये ट्रैकिया और ईसोफेगस के दरमियान रन कर रही होती हैं, इस वजह से ये थायराइड के मीडियल रिलेशन में आती है। यानी कि अगर जो मैंने मीडियल समझाने के लिए सर्कल लगाया, अगर हम इसको ट्रैकिया समझें, ठीक है, इसके इमीडिएटली पीछे लाई करती है ईसोफेगस। तो ये जो नर्व्स हैं ये दोनों ऐसे करके इनके दरमियान स्पेशली रिकरेंट लैरिंजियल नर्व मौजूद होती है, ठीक है, एक्सटर्नल आउटवर्ड होती है लेकिन रिकरेंट लैरिंजियल इनके दरमियान होती है, तो इसलिए थायराइड ग्लैंड के मीडियल रिलेशन में लाई करती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है, पहले लोकेट कीजिए थायराइड ग्लैंड को, ठीक, उसके बाद पीछे मौजूद है ट्रैकिया, देन इसोफेगस, और इसके साइड पर मौजूद है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ठीक। ये जिस पोर्शन ऑफ फेशिया में इनकैप्सुलेटेड या क्लोज्ड है उसको हम प्री ट्रैकियल फेशिया कहते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट का नाम विस्ट्रल कंपार्टमेंट है, लेकिन जो फेशिया इनक्लोज कर रहा है उसका नाम है प्री ट्रैकियल फेशिया, ठीक है। इसी तरह इंटीरियरली इसके टॉस मसल्स मौजूद हैं, ठीक है, और लेटरल साइड पर इसके कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स मौजूद हैं। कैप्सूल ऑफ थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं। जो बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एक कैप्सूल लाइक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। थायराइड ग्लैंड भी बिल्कुल इसी तरह एक इनकैप्सुलेटेड ग्लैंड है, एक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है, ठीक है। जो मेन ग्लैंड जो इसका अपना स्ट्रक्चर है जो यहाँ ग्रीन से शो किया हुआ है, वो ग्लैंड का ट्रू कैप्सूल कहलाता है, ठीक है। लेकिन जो प्री ट्रैकियल फेशिया इसको कवर कर रहा है वो भी थायराइड ग्लैंड के गिर्द एक बिल्कुल इसी तरह की कवरिंग बनाता है, जिसकी वजह से अक्सर ही कंफ्यूजन होती है कि जैसे ये कैप्सूल है थायराइड ग्लैंड का, ठीक है। तो प्री ट्रैकियल फेशिया थायराइड ग्लैंड के बाहर फॉल्स कैप्सूल बनाता है। मैं फेशियास के साथ ये चीज डिस्कस की थी, ठीक है। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम पहले फॉल्स कैप्स फॉल्स कैप्सूल और ट्रू का कॉन्सेप्ट एक दफा रिवाइज करते हैं फिर नेक्स्ट जाते हैं। जिस कैप्सूल के अंदर ओरिजिनली थायराइड ग्लैंड मौजूद है, यानी कि थायराइड ग्लैंड के पेरेन्काइमा को जो क्लोजली इनक्लोज कर रहा है, रैप कर रहा है, वो ट्रू कैप्सूल है। और जो बाहर प्रीट्रैकियल फेशिया की लेयर मौजूद है जो कि पूरे ग्लैंड को सराउंड कर रही है, उसको हम फॉल्स कैप्सूल कहते हैं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर है जिसका जिक्र हमने पहले किया था, बेरीज लिगामेंट या लिगामेंट ऑफ बेरी। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थायराइड ग्लैंड को ट्रैकिया के साथ बाइंड कर रहा है, ठीक है, इसको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ट्रैकिया के साथ। थायराइड हार्मोन्स के फंक्शन की थोड़ी सी बात करते हैं। ये हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है, ठीक है, यानी हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म एक बेसल होता है बेस लाइन, यानी नॉर्मली हमारी बॉडी जिस रेट पर एक्टिविटीज कर रही है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, एंजाइम्स बन रहे हैं, और उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ये सारा प्रोसेस मेटाबॉलिज्म में आता है, इसको कंट्रोल करती है। ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, न्यू ग्लूकोज बनाता है एनर्जी के लिए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है, ऑलरेडी स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, फैट की ब्रेक डाउन करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हीट जनरेट करता है बॉडी की, ठीक है। यही वजह है कि जिन लोगों को थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है उनको ठंड ज्यादा लगती है, और जिनमें ज्यादा होता है उनको गर्मी लगती है, क्योंकि इसका काम है हीट प्रोड्यूस करना। और बेसल मेटाबॉलिक रेट का भी लिंक है थर्मोजेनेसिस से। जितनी ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी यानी कि रिएक्शंस होंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और अगर कम होंगे तो कम हीट प्रोड्यूस होगी। थायराइड ग्लैंड 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिनके नाम है
ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको T3 कहते हैं, टेट्रा आयोडोथायरोनिन है, T4 कहते हैं, और कैल्सिटोनिन है। ठीक है, T3 T4 का लिंक जो है वो मेटाबॉलिज्म के साथ है, जबकि कैल्सिटोनिन का लिंक जो है वो कैल्शियम के साथ है। ठीक है, ये और पैराथायराइड हार्मोन के स्क्रीशंस है PTH, ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस में होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, और कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है इसके, ये फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि क्योंकि जब भी ग्लैंड पढ़ते हैं तो ग्लैंड के सारे एस्पेक्ट्स को रिलेट करना इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू उसमें ऐड किया है। ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म तब होगा जब थायराइड ग्लैंड की स्क्रीशन ज्यादा होगी, और हाइपो होगा जब कम होगी। ठीक है, ये सब एक्टिविटीज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ज्यादा स्क्रीशन एंजाइटी प्रोड्यूस करती है, कम डिप्रेशन। ठीक है, ज्यादा से रेस्टलेसनेस होती है, इतना बंदा एक्टिव होता है कि बेचैन हो जाता है, नींद नहीं आती। हाइपो में फटीग होती है, थकावट रहती है। हाइपर में टेकिकार्डिया, हार्ट रेट तेज होता है। हाइपो में ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम होता है। हाइपरथायरॉइडिज्म में वेट लॉस होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना तेज होता है कि फैट ब्रेक डाउन हो रही होती है, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन हो रहा होता है। लेकिन हाइपोथायरॉइडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाने से वेट गेन होता है। ठीक है, हाइपरथायरॉइडिज्म में स्किन थिन होती है, क्योंकि स्किन के कोलेजन सारा जो है वो ब्रेक डाउन होने लग जाता है, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होने से। हाइपोथायरॉइडिज्म में स्किन ड्राई और इची इसलिए हो जाती है क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही होती, हीट कम प्रोड्यूस होती है बॉडी में। ठीक है, इसी तरह हीट और कोल्ड इंटॉलरेंस है हार्मोन की वजह से। फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट्स हैं, क्योंकि हर चीज बॉडी का सारा सिस्टम ही तेज हो गया होता है। तो इसी तरह डाइजेशन भी बहुत फास्ट होती है। ठीक है, भूख ज्यादा लगती है लेकिन फिर भी वेट लॉस होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा होता है कि आप उसको डाइट से कॉम्पनसेट नहीं कर सक रही होती। हाइपोथायरॉइडिज्म में गट की मोटिलिटी कम होने से कॉन्स्टिपेशन होती है। ठीक है, हाइपरथायरॉइडिज्म में चांस है कि ग्लैंड का साइज बढ़ जाए, गोइटर हो जाए। ठीक है, और यही चीज हाइपो में भी पॉसिबल है। और बाकी ये कि लो TSH हाई TSH से, ठीक, और T3 T4 ज्यादा होना है हाइपरथायरॉइडिज्म, कम होना है हाइपो। ठीक है, वेस्कुलेचर की बात करते हैं। थायराइड ग्लैंड का जो वेस्कुलेचर है, आर्टेरियल सप्लाई है, वो दो आर्टरीज से आती है, लेकिन जो इसकी वेनस ड्रेनेज है वो तीन वेन्स से है। ठीक है, जो आर्टरीज हैं उसमें सुपीरियर थायराइड आर्टरी है और इंफीरियर थायराइड आर्टरी है। अब इसमें जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड रन करती है, एक्सटर्नल लेंजियल नर्व के साथ रन करती है, और थायराइड ग्लैंड के प्री ट्रैकियल फेशिया को पिरस करके जाकर सप्लाई करती है। ठीक है, इसकी निस्बत जो इंफीरियर थायराइड आर्टरी है वो ब्रांच है थायरोसर्वाइकल ट्रंक की, जो कि खुद सबक्लेवियन आर्टरी का एक पोर्शन है। ठीक है, सबक्लेवियन आर्टरी से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, उसमें से एक ब्रांच निकलती है जिसका नाम है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ये अब अपवर्ड रन करके जाकर थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई इलस्ट्रेट करने के लिए अक्सर एग्जाम में आती है। ठीक है, कुछ इंडिविजुअल्स में बिल्कुल लेस देन 3% में थायराइड को एक और आर्टरी सप्लाई करती है जिसको थायराइड या इमा आर्टरी कहते हैं। ये जब भी मौजूद होगी ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आएगी। ठीक है, ये आर्टरी है, ये लेस देन 3% इंडिविजुअल्स में होती है, इसलिए इसको मेन आर्टरी में कंसीडर नहीं करते। लेकिन आप इस तरह बता सकते हैं कि मेन जो ब्लड सप्लाई है वो सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी से है, और थायराइड आर्टरी बहुत रेयरली इंडिविजुअल्स में मौजूद होती है, लेकिन जब वो हो तो वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आती है। इसी तरह वेनस ड्रेनेज की बात करते हैं, तो जो वेनस ड्रेनेज है वो तीन वेन से, सुपीरियर थायराइड वेन है, मिडिल थायराइड वेन है, और इंफीरियर थायराइड वेन है। जो सुपीरियर थायराइड वेन है ये इंटरनल जगुलर वेन में जाकर ड्रेन करती है, और जिस पोर्शन को सुपीरियर थायराइड आर्टरी ने सप्लाई किया था, यानी कि अपर पोर्शन ऑफ द ग्लैंड, उसमें से ड्रेनेज ले जाकर इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन करती है। जो मिडिल थायराइड वेन है उसका भी सेम पैटर्न है कि ये भी इंटरनल जगुलर वेन के अंदर जाकर ड्रेन करती है, लेकिन जो इंफीरियर थायराइड वेन्स हैं वो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन के अंदर जाकर ड्रेन करती है। ठीक है, सुपीरियर थायराइड और मिडिल थायराइड इंटरनल जगुलर वेन में, सुपीरियर और मिडिल इंटरनल जगुलर वेन में, जबकि इंफीरियर वाली
ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, ठीक है। तभी यहाँ लिखा हुआ है कि यूजुअली 2 आर्टरीज लेकिन यूजुअली 3 वेन्स होती है। उसके बाद नर्व सप्लाई की बात करते हैं, तो नर्व सप्लाई जो है वो मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन से आती है, ठीक है। यहाँ इस रीजन में गैंग्लियन मौजूद है, इसको मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन कहते हैं, उसमें से आती है। और कुछ साथ में स्पीरियर इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से, बेसिकली 3 गैंग्लिया होते हैं नेक वाले रीजन में, तो C1 से लेकर C7 रूट्स से बने होते हैं, ठीक है। डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे कि इस सब चीजें हम न्यूरो में पढ़ेंगे, जस्ट ये कि नर्व सेल बॉडीज की कलेक्शन है नर्व्स की, ठीक है। सुपीरियर मिडल और इंफीरियर गैंग्लियंस कहलाते हैं। उनमें से जो मिडल वाला गैंग्लियन है ना, वो ज्यादातर सप्लाई करता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो मेनली इन 3 नोड्स में से, उनमें भी ज्यादा कॉमनली प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल नोड्स से होकर जाकर सुपीरियर और इंफीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स में होती है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज का पैटर्न क्या है कि प्री लैरिंजियल नोड्स में कुछ, प्री ट्रैकियल नोड्स में और पैराट्रैकियल नोड्स से जाकर फिर सुपरफिशियल सुपीरियर और इंफीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है। नर्व सप्लाई रिकॉल थोड़े से कर देती हूँ। नेक का जो रीजन है वहां पर 3 कलेक्शंस हैं नर्व सेल बॉडीज की, जिनको गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। सुपीरियर गैंग्लियन, मिडिल गैंग्लियन और इंफीरियर गैंग्लियन। इनमें से मिडिल वाला गैंग्लियन जो है वो थायराइड ग्लैंड को इनर्वेशन देता है, ठीक है। बेसिकली जो हार्मोनल कंट्रोल है वो तो हाइपोथैलेमस के अंडर है, ठीक है, पिट्यूटरी और फिर इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस के अंडर है। लेकिन जो कैप्सूल के बाहर इनर्वेशन होती है ना, यानी कि अगर साइज बड़ा हो जाए तो कंप्रेशन, पेन, स्ट्रेच वाले सिम्टम्स, उनसे रिलेटेड और पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के साथ इन्वॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो इन सब स्ट्रक्चर्स के साथ है, ठीक है। जो हार्मोनल जो कंट्रोल है ना, हार्मोनल इनर्वेशन यानी कि नर्व्स का कंट्रोल करना या जिस स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में हार्मोन्स क्रिएट होना, वो अलग एंडोक्राइन के अंदर है। ये जस्ट बाकी जो फिजिकल पेन, टच, फीलिंग यानी कि सेंसेशन है उसके लिए है ये। थायराइड की जो एग्जामिनेशन है वो हमेशा बैक साइड से की जाती है और बाय मैनुअल यानी दोनों हाथों को रखकर की जाती है, ठीक है। रीजन ये है कि इनलार्जमेंट का पैटर्न ऐसे है कि ग्लैंड जो है वो बैक साइड पर एक्सटेंड करता है अगर साइज बड़ा हुआ हो। नॉर्मल थायराइड ग्लैंड हार्डली पाल्पेबल होता है। थायराइड ग्लैंड आप तब फील कर सकते हैं हाथ से जब वो बढ़ जाए साइज में, ठीक है, गोइटर की तरफ जाए या वैसी साइज में बढ़ जाए। तो पैटर्न ये कि बैक साइड पे खड़े होते हैं और फिंगर के पल्प से फील करते हैं, ठीक है। थायराइड ग्लैंड को रिमूव करने को जो प्रोसीजर है उसको हम थायराइडेक्टमी कहते हैं, ठीक है। और उसमें कैप्सूल भी साथ रिमूव किया जाता है, क्योंकि कैप्सूल के अंदर ही वो सारा वेस्कुलेचर है इसका। और अगर आप कैप्सूल के साथ रिमूव ना करो तो वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, अगर जस्ट कैप्सूल को इंटैक्ट छोड़ दो। तो प्रॉपर वो रिमूव करके वेसल्स को भी टर्मिनेट किया जाता है ताकि ब्लड लॉस ना हो। उसके बाद जो थायराइडेक्टमी प्रोसीजर है यानी कि थायराइड का सर्जिकल रिमूवल, इसके 2 तरीके हैं। एक टोटल थायराइडेक्टमी है कि पूरा थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दो। एक प्रोसीजर इसको हम सब टोटल थायराइडेक्टमी कहते हैं, उसमें थायराइड का कुछ हिस्सा और उसके साथ क्लोजली पीछे मौजूद पैराथायराइड ग्लैंड छोड़ दिए जाते हैं। वरना के अगर जिस तरह थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड इनके पीछे एम्बेडेड होते हैं। अगर आप पूरा थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दो तो पैराथायराइड ग्लैंड भी रिमूव करने पड़ जाते हैं, उसके बाद फिर और प्रॉब्लम्स अराइज करते हैं। तो इसलिए थायराइड का कुछ पोर्शन अलॉन्ग विद पैराथायराइड ग्लैंड जिस प्रोसीजर में छोड़ दिया जाए उसको सब टोटल थायराइडेक्टमी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कि थायराइडेक्टमी के दरमियान सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करते हैं बिल्कुल ग्लैंड के करीब, ताकि एक्सटर्नल लेंजियल नर्व बच जाए। यानी कि पहले लोकेट किया जाता है कि स्पीरियर थायराइड आर्टरी कहाँ है जो ग्लैंड को ब्लड सप्लाई कर रही है, उसको पहले ही टाई कर देते हैं ताकि नर्व ना डैमेज हो। अगर एक्सटर्नल लेरिंजियल नर्व डैमेज हो जाए तो लैरिंग्स की फंक्शनिंग और वॉइस प्रोडक्शन डैमेज हो सकती है, ठीक है। लैरिंग्स बाकी पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि कैसे उसकी नर्व जो है अगर डैमेज हो तो क्या करती है, ठीक। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो बच्चों में तो उनमें क्रिटिनिज्म होता है, लेकिन अगर एडल्ट्स में तो मिक्स एडीमा। पहले मिक्स एडीमा देखिए, ये स्वेलिंग है एक तरह की, ठीक है। इससे क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो नहीं रहा होता, तो जो सब्सटेंसेस हैं वो बॉडी के अंदर अकोमुलेट होने लग जाते हैं, ठीक है।
तो उससे स्वेलिंग होती है, इसको मिक्सेडीमा कहते हैं। जबकि अगर बच्चों को टाइमली थायराइड हार्मोन ना मिले, डेफिशिएंसी हो, तो उनकी ग्रोथ इम्पैक्ट होती है, ठीक है, मेंटली भी रिटार्डेड होते हैं। ब्रेन की अच्छी ग्रोथ के लिए थायराइड हार्मोन का होना जरूरी है। अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, और ऐसे इन्फेंट्स जो है, इन्फेंट्स को कहते हैं कि उनको क्रेटिनिज्म हुआ है। अगला जो हमारा पोर्शन है टॉपिक का वो है द फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स है क्या? फेरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि ओरल और नेजल कैविटी को लैरिंग्स और ईसोफेगस से मिलाती है, ठीक है। नेजल कैविटी को, ओरल कैविटी को एक तो लैरिंग्स से भी और ईसोफेगस, इन दोनों से मिलाती है, ठीक है। इसका एक्सटेंट क्या है कि ये बेस ऑफ स्कल पे स्टार्ट होती है, ठीक है। जहां से बिल्कुल बेस ऑफ स्कल है, ये बेस ऑफ स्कल कहलाती है, यहां से स्टार्ट होती है और एंड जाकर होती है C6 वर्टिब्री के लेवल पर, ठीक है। इसी को हम क्रीकॉइड कार्टिलेज का लेवल कहते हैं। अगर आप इसके सामने देखें एग्जैक्टली तो क्रीकॉइड कार्टिलेज लाई करती है, जो कि लैरिंग्स की एक कार्टिलेज है, ठीक है। इसको लैरिंग्स के साथ हम रिकॉल करेंगे दोबारा। तो फेरिंग्स की जहां तक बात है, बेस ऑफ स्कल से लेकर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ क्रीकॉइड कार्टिलेज या C6 तक ये मौजूद है, ठीक है। ये सारा जो रीजन है ये फेरिंग्स कहलाता है। बाउंड्रीज की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि सुपीरियरली इसके बेस ऑफ स्कल है और इंफीरियरली इसके C6 वर्टिब्री का लेवल है, ठीक है। उसके बाद जो है ये कंटिन्यूस हो जाती है आगे, फ्रंट वाला पोर्शन लैरिंग्स और बैक इसोफेगस के साथ, ठीक है। एंटीरियरली ये कैविटीज से कम्युनिकेट करती है, यानी कि इसका फ्रंट पोर्शन नेजल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करता है और एक पोर्शन ओरल कैविटी के साथ, ठीक। लेकिन बैक साइड जो इसकी है वो प्री वर्टिब्रल फेशिया पे फ्रीली रन करती है। ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम है, ये इसके आगे प्री वर्टिब्रल फेशिया है, ठीक है। यानी कि फेरिंग्स जो है ये मोबाइल ट्यूब है, ज़ाहिर है अगर आप बोलस लेते हैं, नवाला लेते हैं, तो ये ऊपर नीचे मूव करती है और ये इसकी बैक साइड जो है प्री वर्टिब्रल फेशिया के ऊपर ग्लाइड करती है, फ्रीली मोबाइल है, ऊपर नीचे मूव करती है, ठीक है। इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ये पोस्टीरियर फ्रिंजियल वॉल आपको दिखाई हुई है, यानी कि फेरिंग्स की बैक साइड है, ठीक है। और इसके पीछे क्या मौजूद है? प्री वर्टिब्रल फेशिया, सही। दरमियान में जो एलर फेशिया है ये इसी के पोर्शंस हैं, ठीक है। हमारे प्री वर्टिब्रल फेशिया के दरमियान ही एक लेयर्स की स्प्लिटिंग है, विसरल और एलर फेशिया कहते हैं, उनमें से एक पोर्शन, यानी आप इसको ये कंसीडर करें कि ये पूरा जो है आपका प्री वर्टिब्रल फेशिया, ठीक है। इस पे फेरिंजियल ट्यूब जो है ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मूव कर सकती है फ्रीली। पार्ट्स की बात करते हैं फेरिंग्स की, तो फेरिंग्स के 3 पार्ट्स हैं, नेजोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है और हाइपोफेरिंग्स या लेरिंगोफेरिंग्स है, ठीक है। नाम से इनके पता चल जाता है जो पोर्शन नेजल कैविटी के साथ कम्युनिकेटेड है वो नेजोफेरिंग्स, ओरल कैविटी के साथ ओरोफेरिंग्स और लेरिंग्स के साथ हाइपो या लेरिंगोफेरिंग्स है। पहले बात करते हैं नेजोफेरिंग्स की। ये वो पोर्शन है जो बेस ऑफ स्कल से लेकर सॉफ्ट पैलेट तक जस्ट एक्सटेंड करता है, ठीक है। बेस ऑफ स्कल से लेकर सॉफ्ट पैलेट से तक एक्सटेंड करता है, नेजल कैविटी के साथ कॉन्टिन्यूस है। और ये करता क्या है? ये रिस्पिरेटरी फंक्शन करता है, क्योंकि जो भी इंस्पायर्ड एयर होती है ये पोर्शन उसको डायरेक्ट करके लैरिंग्स के अंदर पहुंचाता है, ठीक है। ये जो पार्ट ऑफ द फेरिंग्स है इसमें रिस्पिरेटरी एपिथीलियम होती है, यानी कि जो नोज की एपिथीलियम है वही इसके अंदर कॉन्टिन्यूस है। और वो कौन सी होती है? वो होती है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम, ठीक है। स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथीलियम ही नेजोफेरिंग्स को लायकारी होती है। नेजोफेरिंग्स के अंदर बैक साइड पर एक ग्रुप ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होता है, एक एग्रीगेट होता है लिम्फेटिक टिश्यू का, जिसको हम एडिनॉइड कहते हैं। इसके अलावा इसको, मतलब ये टॉन्सिल है, काइंड ऑफ टॉन्सिल है, लिम्फेटिक टिश्यू का एग्रीगेट है। इसको नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल भी कहते हैं, लेकिन एडिनॉइड वर्ड इसके लिए क्लिनिकली यूज करते हैं, ठीक है। ये बैक ऑफ द नेजोफेरिंग्स में सुपीरियर वॉल पे मौजूद है और ये बाकी जो थ्रोट में टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, उनके साथ ये भी डिजीज की सूरत में इनलार्ज हो सकता है और बच्चों में ज्यादातर मौजूद होता है। लेकिन जब बच्चा 8 साल की उम्र का तकरीबन होता है तो ये खुद ही रिग्रेस होकर खत्म हो जाता है, ठीक है।
अगर ये एडिनॉइड बढ़ जाए तो बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे मुंह खोलकर सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसकी टिपिकल पिक्चर होती है अगर ये टॉन्सिल्स इनलार्ज हो। अगला जो पार्ट है वो ओरोफेरिंक्स कहलाता है। ठीक है, ओरोफेरिंक्स वो जो ओरल कैविटी के साथ कम्युनिकेटेड है, जहां पर नेजोफेरिंक्स एंड हुई थी, यानी कि सॉफ्ट पैलेट का अपर पार्ट वहां से ही शुरू होती है अप टू वहां तक जहां से अगला पोर्शन लैरिंगोफेरिंक्स है, यानी कि सॉफ्ट पैलेट से लेकर सुपीरियर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस तक। ये जो लीफ लाइक पोर्शन है ये एपिग्लॉटिस कहलाता है, ये लैरिंग्स की कार्टिलेज है। लैरिंग्स के साथ इस पॉइंट को रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा ओरोफेरिंक्स कहलाता है। ओरोफेरिंक्स के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ही पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग आता है। हमने पढ़ा था कि ओरल कैविटी के बारे में कि ओरल कैविटी जो मेन है प्रॉपर है उसके अंदर 2/3 है टंग की, तो जो बैक ऑफ टंग है 1/3 है वो ओरोफेरिंक्स का हिस्सा है। ठीक है, ये वाला पोर्शन ओरोफेरिंक्स का हिस्सा है। उसके अलावा लिंगुअल टॉन्सिल है। लिंगुअल टॉन्सिल एक ऐसा लिम्फोइड टिश्यू है जो बेस ऑफ टंग के अंदर सिचुएटेड है। ठीक है, बेस ऑफ टंग में मौजूद है, ये लिंगुअल टॉन्सिल है। इसके अलावा यहाँ पैलाटाइन टॉन्सिल मौजूद है। पैलाटाइन टॉन्सिल वो है जो थ्रोट के साइड पे, यानी जिसको आप जो गला खराब होने की सूरत में जिस टॉन्सिल को हाथ लगाकर पैल्पेट करते हैं बाहर से या देखते हैं अंदर से, वो वाला बेसिकली पैलाटाइन टॉन्सिल होता है कि पैलेट का टॉन्सिल है। ठीक है, तो ऐसे साइड में मौजूद होता है। उसके अलावा स्पीरियर कंस्ट्रिक्टर मसल जो कि फेरिंग्स का ही एक मसल है, ठीक है, वो ओरोफेरिंग्स का हिस्सा कंसीडर होता है। इसको भी हम डिटेल से देखेंगे। ऐसे देख सकते हैं ये वाले जो टॉन्सिल्स हैं ये पैलाटाइन टॉन्सिल है। ठीक है, और जो ऊपर एम्बेडेड था ये फेरेंजियल टॉन्सिल या फिर हमारा एडिनॉइड है। और टंग के अंदर लिंगुअल टॉन्सिल। तीसरा जो इसका हिस्सा है वो लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, मोस्ट डिस्टल पार्ट है। अब ये कहाँ से शुरू होता है, वहीं एपिग्लॉटिस के अपर एंड से कहाँ तक, जहां ओरिजिनली फेरिंग्स से टर्मिनेट होना है, यानी कि क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल तक। ठीक है, ये लैरिंग्स यानी कि जो ट्रैकिया लैरिंग्स हैं, विंड पाइप्स हैं, उनके पीछे मौजूद है। और ये लैरिंगोफेरिंग्स लैरिंग्स के साथ कम्युनिकेट करती है। जिस पाथवे से कम्युनिकेट करती है उसको हम लैरिंजियल इनलेट कहते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन कंटेंट के लिए याद रखना है कि इसके अंदर जो लोअर मसल्स हैं फेरिंग्स के, मिडल और इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, वो इसका हिस्सा होंगे। अभी हम मसल्स के साथ इस पॉइंट को रिकॉल करेंगे। तो हमने बात की थी कि लैरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स एग्जैक्टली पीछे लाई करता है लैरिंग्स के और उसके साथ कनेक्टेड है। जिस तरह ये एयरवे शो किया हुआ यही लैरिंजियल इनलेट है, यानी लैरिंग्स के अंदर दाखिल होने का रास्ता। ठीक है, एयरवे का ये पैटर्न है कि नेजोफेरिंग से डायरेक्ट होती है, यहाँ से होकर एयरवे जो है यानी कि एयर आगे डायरेक्ट कर दी जाती है अगर फूड का बोलस हो, क्योंकि फेरिंग्स जाहिर मुश्तरका चीज है रिस्पायरेटरी और जीआईटी की, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की और रिस्पायरेटरी ट्रैक की। तो अगर फूड का बोलस आएगा तो वो इसोफेगस में डायरेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन अगर एयर होगी तो वो विंड पाइप की तरफ डायरेक्ट कर दी जाती है। लैरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स जहां कम्युनिकेट करते हैं, यानी जहां लैरिंजियल इनलेट है, ठीक है, ये वाली जगह बेसिकली, इसके साइड पर कुछ पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, जैसे छोटी छोटी डिप्रेशन बनी होती है ना, थोड़ी जगह मौजूद है जिसको हम पेरीफॉर्म फोसा कहते हैं। ठीक है, पेरीफॉर्म फोसा जो है इसमें अक्सर कोई ऐसी चीज जैसे कि मछली का कांटा या चिकन की छोटी सी बोन जो है वो अक्सर स्वॉलो करते हुए यहाँ आकर स्टक हो जाती है। ठीक है, तो बहुत पेनफुल होता है, फिर इसको इंस्ट्रूमेंट्स से थोड़ा सा एनेस्थीसिया देकर अक्सर रिमूव करना पड़ता है। ठीक है क्या, ये जो हमारी लेरिंजियल इनलेट है ना, इसके साइड पर एक डिप्रेशन है, मसल्स के दरमियान जगह है, जिसको हमने कहा है कि ये पेरीफॉर्म फोसा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर स्पेशली ये वाली साइड ये पेरीफॉर्म फोसा है, यहाँ पर फिश बोन स्पेशली आकर स्टक हो जाती है। इस वजह से हम इसको स्मगलर्स फोसा भी कहते हैं, कि जैसे स्मगलर कोई चीज छुपाता है ना, तो वैसे यहाँ पर आकर चीजें छुप जाती हैं, पिंच होती रहती हैं, छुपती रहती हैं, तो इनको फिर हम सर्जिकली मैनेज करते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है कि आगे नेजल कैविटी है, पीछे नेजोफेरिंक्स, ओरल कैविटी है, पीछे ओरोफेरिंक्स, और आगे लैरिंग्स है, पीछे इसके लैरिंगोफेरिंक्स है। मसल्स नेक्स्ट हाफ में डिस्कस करते हैं।
Recording stop.